गाइज, आज है 10 अगस्त 2024 और आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 40 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 39 अर्थात 39 में आप लोगों का एमसीक्यू का सीरीज चालू किया गया था। तो इस सीरीज में भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे और कल फिर होगा तो फिर आप लोगों का फिर से वहीं जहाँ पर छोड़ा गया था हरिया वंश पर, तो फिर हरिया वंश से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। ओके, तो एमसीक्यू का सीरीज कल तक रहेगा और कल ही फिर हरिया वंश शुरू हो जाएगा। तो आज का पूरा टॉपिक आप लोग का एमसीक्यू ही रहेगा। तो कल लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है ताम्रपाषाण युग का, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या था? गणेश्वर था। सॉरी ये कल का आप लोग का क्वेश्चन नहीं था। कल का क्वेश्चन था आप लोगों का कि भीमबेटका में शैल चित्रों में कौन सा विषय चित्रित नहीं किया गया था, तो खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा था इसका आंसर। वैसे आप लोगों को इसका बारे में समझाया गया था कि रोजमर्रा के दैनिक के चित्र, कहीं शिकार करता हुआ मनुष्य शिकार करते हुए, कहीं पशु द्वारा मनुष्य का शिकार करते हुए, ये सब भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है गुफा शैल चित्र में ये सब अंकित किया गया है। तब उसके आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेक्चर नंबर 40। तो भगवती सूत्र जो है देख लीजिए। भगवती सूत्र में क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है और वहीं वरुण सूक्त में सुनह सेप की कहानी मिलती है। क्या किसकी कहानी मिलती है? तो सुनह सेप की कहानी मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को सही मिलान करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि सभा पर्व दे देगा और इसको उल्टा पुल्टा करके दे देगा और बोलेगा सही मिलान करे, तो इसलिए ये आप लोगों को दिया गया है। सभा पर्व, तो सभा पर्व से हमें प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है और वहीं शांति पर्व से हमें राजधर्म के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसे आप लोगों को मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कौन सही है तो देखते हैं। तो है अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया था और जब भागवत धर्म पढ़ाया जा रहा था तो भागवत परंपरा का मूल आप लोगों को बताया गया था कि अहिंसा और भक्ति है ये मूल। ये आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है महाभारत यह स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु अपने देवत्व में एक हैं, तो बिल्कुल सही, ये भी आप लोगों को बताया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का थेरवाद बुद्ध को पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में मानता है, तो बिल्कुल गलत। ये थेरवाद तो एक तो सबसे पहले हीनयान से संबंधित है और ये मूर्ति पूजा सब पर विश्वास नहीं करता था, तो ईश्वर के रूप में मानता है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है धम्मपद यह बताता है कि भिक्षु को बौद्ध विहार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था, तो बिल्कुल सही है, बुद्ध का मुख्य उद्देश्य ही था धर्म चक्र परिवर्तन करना। और धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब भी आप लोगों को बताया गया था जब बौद्ध धर्म पढ़ाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सही हो गया, ये 2 विशेषता वाला 2 नंबर हो गया और 5 नंबर सही हो गया। 3 और 4 गलत हो गया, तो 1, 2 और 5, तो देख लीजिए केवल 1, 2 और 5 सही है। और थेरवाद के बारे में जानकारी दे दिया कि थेरवाद हीनयान को मानता था और हीनयान जो है ये मूर्ति पूजा और बुद्ध को देवत्व के रूप में नहीं मानता था। कौन? तो थेरवाद। आगे है एक कनिंघम को हड़प्पाई मुहर मिली थी, कब मिली थी? तो 1873 ईस्वी को मिली थी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक कनिंघम को हड़प्पाई मुहर कब मिली, तो 1853 को मिली। और नवपाषाण स्थल जो है दाओजली हेडिंग, कौन? दाओजली हेडिंग किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तरी कछाड़ पहाड़िया में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी कछाड़ पहाड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ऋग्वैदिक काल का व्यंजन कारंभ, ये आप लोग को पढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो कारंभ अन्न, जौ, तिल अर्थात उपर्युक्त सभी से बनता है। किससे किससे बनता है कारंभ? तो ये भोज्य पदार्थ जो है व्यंजन अन्न, जौ और तिल इन तीनों से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, ये आप लोग को पढ़ाया गया था। किससे संबंधित है? तो कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण से। नेक्स्ट है किसके अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा, आगे देखते हैं, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हंटिंगन प्रभाव का प्रतिबिंबम हो सकता है। तो हंटिंगन के अनुसार किसके अनुसार कि स्त्री विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमा वाली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबित हो सकता है, तो हंटिंगन के अनुसार। नेक्स्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना मिलान करने के लिए दे देता है कि सम्राट को मिलान करिए, विराट को निर्माण करिए, भोज को निर्माण करिए, राजा का मिलान करिए। तो ये आप लोग को डायरेक्ट से मैप के माध्यम से भी समझाया गया था कि पूरब में जो है आप लोगों का सम्राट है, वहीं पश्चिम में विराट है, उत्तर में राजा है, यानी मध्य देश में बीच में राजा है, और फिर आप लोगों का दक्षिण में भोज है, दक्षिण में भोज है। तो ये यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्राट जो है वो पूर्वी भाग में होते थे, विराट पश्चिमी भाग में होते थे, भोज दक्षिणी भाग में होते थे, राजा मध्य देश में होते थे, और उत्तरी भाग के भी आप लोगों को राजा का नाम बताया गया था। तो आप लोग बैक का रिविजन करें, फटाक से याद करने की कोशिश करें कि क्या बताया गया था, तो आप लोगों को मेमोराइज होगा। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए किस स्थल पर उत्तर हड़प्पाई अर्थात लेटर हड़प्पा
हड़प्पा के बाद का, और गैस्क मृदभांड चारण के बीच अतिव्यापन, अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों को दे दिया गया है कि अतिव्यापन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ओवरलैपिंग का पता लगाया जा सकता है। तो किस स्थल पर उत्तर हड़प्पाई और गैस्क मृदभांड चारण के बीच अतिव्यापन का पता लगाया जा सकता है ओवरलैपिंग का? तो बरगांव और अम्बाखेड़ो का। कहाँ? तो बरगांव और अम्बाखेड़ो। और अहिच्छत और अतरंजी खेड़ा जो है ये पीजीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ है, और पीजीडब्ल्यू का आप लोगों को फुल फॉर्म बताया गया था अब इसे पिछले के क्लास में, यानी कि बहुत पिछले के सब क्लास में। और इसका जो हिंदी होता है चित्ली दूषण मृदभांड होता है। ओके, पोर्ट्रेट ग्रेट विंग्स। ओके, तो अहिच्छत और अतरंजी खेड़ा जो है पीजीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ है वेब। और हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के चित्रित पात्र पोर्ट में से एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है, जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी कथा को प्रतिबिंबित करता है? तो पंचतंत्र कहानी जो आप लोग को बताया गया था कि लोथल से संबंधित है, जो कि चतुर लोमड़ी सबका कहानी पंचतंत्र वाला आ गया, तो लोथल से संबंधित हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लास में करवाया गया था। नेक्स्ट आप लोगों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए। ओके, जेम्स प्रिंसिप द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकुटन, ये तो इसके बाद था। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक के शिलालेखों का प्रकाशन, ये इसके बाद था। आगे है दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटक का पहला अंक, ये भी इसके बाद है। एपिग्राफिका इंडिका का पहला अंक, ये तो लास्ट में हो गया, बिल्कुल सही। ABCDE वो सब लगातार है, यानी कि पहला A नंबर में हुआ, फिर B नंबर, फिर C नंबर, फिर D नंबर, फिर E नंबर। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग पूरा पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। ये आप लोग का सीरीज इसलिए लाया गया है ताकि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से आप लोगों को किस हद तक जाकर तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो आप लोग को पता है कि चंदौली यूपी में पड़ता है, एरन मध्य प्रदेश में पड़ता है, सोनगांव जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर, गणेश्वर जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है जो कि ताम्रपाषाण युग का है? तो गणेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का फिर से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो है पहला आरंभिक मंदिर है, प्रथम स्तूप है, आरंभिक उपनिषद। ओहो, सबसे पहले तो उत्तर वैदिक परंपरा ये हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा महायान बौद्ध, सॉरी सबसे पहले तो उत्तर वैदिक परंपरा आ जाएगी, महायान तो बाद में आया था। पहले उत्तर वैदिक परंपरा आ जाएगी, फिर आ जाएगा आरंभिक उपनिषद का निर्माण हुआ था। ये आप लोगों को पढ़ाया जैसे जैसे गया है, आप लोग उस अनुसार से भी इसे कर सकते हैं। फिर आरंभिक उपनिषद आया, उसके बाद प्रथम स्तूप आ जाएगा, फिर जाकर आ जाएगा ये महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास, और लास्ट में आरंभिक मंदिर जाकर निर्माण हो जाएगा। ओके, तो DCBE इस तरह से आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता की दो पुतलियों के रूप में किया गया है? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन करवाया गया क्लास में कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुतलियां किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर की धातुओं अर्थात अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो एक द्रोण नाम के राजा शासक थे, उसने ही बुद्ध के ये जो महापरिनिर्वाण जब उनका हुआ था अर्थात मृत्यु हुआ था, तो उनके धातुओं को 8 भागों में बांटकर 8 अवशेष बनाकर उनको धातु के रूप में परिणित किया था। कौन? तो द्रोण नामक शासक, जो कि पावा के शासक थे। नेक्स्ट आप लोगों का, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग का बताया गया क्लास में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। और भी जो भी चतुर्थ बहुसंगी थी, प्रथम से लेकर चतुर्थ बहुसंगी हुई थी, सारा अध्यक्ष का नाम उस समय कौन शासक था, किसने करवाई, ये सब के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार कौन सा युग्म महिलाओं शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो आचार्य एवं उपाध्याया, ये जो है महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लाजा होम अंश था, तो ये विवाह अनुष्ठान का एक अंश है और ये आज भी अनुष्ठान होता है। लाजा होम अंश जो है आज भी विवाह अनुष्ठान में होता है। तो ये मत सोचिएगा कि आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है। ओके, यस, लाजा होम अंश किसका है? तो विवाह अनुष्ठान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ईश्वर कृष्ण थे, तो ईश्वर कृष्ण जो थे ना, वो षट दर्शन जो होता है इसमें से एक सांख्य दर्शन होता है, उसी में से एक दार्शनिक थे। तो ईश्वर कृष्ण कौन थे? षट दर्शन में से एक के दार्शनिक, जो कि सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से सूत्र दीर्घ निकाय से संबंधित हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्मजाल सूत्र, ये तो हो जाएगा। महापदान सूत्र, ये भी हो जाएगा। महापरिनिब्बुन सूत्र, ये भी हो जाएगा। समनफला सूत्र, ये भी हो जाएगा। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन से सूत्र दीर्घ निकाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके,
फिर ये देख लीजिए यक्षिणी या फिर शासन देवता, ये आप लोगों को मिलान करने के लिए दिया जाता है कि सिद्धादायिका का संबंध किससे है, तो कुछ तीर्थंकर से संबंधित है, तो महावीर से संबंधित है। चक्रेश्वरी यक्षिणी या फिर शासन देवता का संबंध किससे है, आदिनाथ से है। अंबिका का संबंध नेमिनाथ से है। उसी तरह पद्मावती का संबंध पार्श्वनाथ से है। ओके, तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का फिर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कालक्रम के अनुसार जैसे कि ये कोतदीजी संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। सबसे पहले कोतदीजी संस्कृति आई थी, क्योंकि ये प्री हड़प्पा काल का, मतलब हड़प्पा के भी पहले के काल का ये कोतदीजी संस्कृति आप लोग को क्लास में करवाया गया था। उसके बाद आया था ये कायथा संस्कृति, ये भी क्लास में करवाया गया था। ये ताम्रपाषाण काल का है, तो पहले कोतदीजी आ जाएगा, फिर कायथा आ जाएगा, फिर मालवा संस्कृति आ जाएगा, फिर जाकर जोड़वे संस्कृति आ जाएगा, अर्थात AD-CB आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए AD-CB आंसर। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। बिल्कुल सही, ये तो सही है। फावड़ा और हंसिया जो और छोटे शस्त्र जो है घोड़ों के लोह के उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। और नेक्स्ट है मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से कथन एक एवं दो दोनों सही है। नेक्स्ट आप लोगों का ये गद्यांश, ये जो है आप लोगों का एग्जाम में गद्यांश दे देता है, और इससे रिलेटेड तो नहीं, इससे हटकर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए आप लोग जैसे कि पढ़ सकते हैं। वैसे गद्यांश पढ़ने से पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है, ये ताकि आप लोग को क्वेश्चन खोजने में आसानी हो। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद विस्तृत प्रकाश डालते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या है, नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तांडीय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण। और देख लीजिए आगे क्वेश्चन बिल्हन द्वारा रचित है। तो इस तरह से ये हो गया। पहले अब हम लोग गद्यांश देख लेते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो डायरेक्ट फिर टिक कर लेना है, ताकि बाद में खोजना ना पड़े। प्राचीन भारत ने हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया है, जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है, अथवा यह उससे भी काफ़ी प्राचीन हो सकती है। भारत की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों तक प्रभाववान रही, जिसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट किया। ऐसी स्थिति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। साहित्य के इस विशाल भंडार में धर्म और दर्शन, नीति शास्त्र, कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र एवं आनुषंगिक विज्ञान, राजनीतिक एवं आर्थिक, आगे देखते हैं, सिद्धांत एवं व्यवहार अर्थात संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र समाहित है। इसमें विशद धार्मिक ग्रंथों के अलावा शुद्ध साहित्यिक परंपरा के ग्रंथ जैसे महाकाव्य हो गया, गीति काव्य हो गया, काव्य हो गया, नाटक हो गया, गद्य हो गया, चरित्र ग्रंथ हो गया और लोक कथाएं सम्मिलित है। यह साहित्य अपने स्वरूप की दृष्टि से जितना भारी भरकम है, उतना ही अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध भी है। यद्यपि यह भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक सहायक नहीं है, किंतु यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध चरणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मिस्र हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, चीन और यहाँ तक कि ग्रीक एवं रोम की सभ्यताओं के अध्ययन हेतु ऐसी संभावनाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये आप लोग का गद्यांश हो गया। तो आप लोग इससे क्या समझा कि ये जो कह रहा है तो ये मतलब सही बात है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो मतलब कि ऋग्वेदिक सब काल में। अब देखते हैं ऋग्वेद का 7वां मंडल। देखिए 7वां मंडल का कहीं चर्चा किया था गद्यांश में? नहीं, उससे हटकर पूछा है। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है? तो वशिष्ठ से संबंधित है। ये आप लोगों को करवाया गया था। और ये 7वां मंडल जो ये वरुण देवता को समर्पित है, और इसी में दासराग युग का भी युद्ध का भी वर्णन है, ये भी आप लोग को बताया गया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए, इसका भी चर्चा नहीं किया गया है। वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद विस्तृत प्रकाश डालते हैं। विशद का मतलब होता है विस्तृत, वही आप लोगों को बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है क्या? नहीं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता, ये तो सही है। तांडीय ब्राह्मण, सामवेद संहिता, ये भी सही है।
कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता ये गलत है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब आप लोग का सही है, सुमेलित है। आगे है बिल्हन द्वारा रचित है। तो विक्रमांक देवचरित ये तो फेमस है, आप लोग को करवाया भी गया था कि विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन है और कर्ण सुंदरी के लेखक भी बिल्हन तो है। तो बिल्हन द्वारा रचित ये दोनों बुक है, और जबकि इसका चर्चा इसमें नहीं किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसी गद्यांश से संबंधित है, सोच लीजिए। मतलब कि गद्यांश में आप लोगों को ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, या आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उससे मिलेगा। और फिर इसका फिर कल जो हम लोग देखेंगे तो उसमें चौथा और पांचवा फिर क्वेश्चन है, उसमें वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य लिखा था, उसका भी चर्चा इसमें नहीं है, जिसका नाम है तो हंस संदेश था। उसी तरह फिर एक प्राचीन भारतीय नाटक है जिसमें कथानायक रामायण से लिया गया है, तो उसमें जो है ना भास्कर जो लिखा है नाटक, उसका नाम है अभिषेक। कौन सा नाटक है? अभिषेक। भास्कर द्वारा रचित नाटक है जिसमें रामायण से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन फिर करेंगे, फिर आगे फिर क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों का, लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग वही हरिवंश को शुरुआत कर देंगे। ओके, तो अब क्या आज रिवीजन आप लोग का क्या करवाइए? सारा क्वेश्चन तो आप लोगों का एक तरह से रिवीजन ही हुआ पीछे का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 10 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।